हाय गाइस, माय सेल्फ सचिन कर्ण और आप देख रहे हैं लीगल स्टडी बाय सचिन। लास्ट लेक्चर में हमने प्रेसिडेंट के बारे में बात की थी और वो पार्ट 1 वीडियो था प्रेसिडेंट सीरीज का, और ये वीडियो होगा आज का, ये वीडियो होगा पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि प्रेसिडेंट भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, ये कहाँ बताया गया है। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव के हेड होंगे तो कैसे होंगे, प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड क्यों कहा जाता है, ये भी हमने देखा था। इसके साथ ही ये भी देखा था कि प्रेसिडेंट के वोटिंग में कौन कौन वोट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उससे आगे बात करेंगे। इससे पहले पिछले वीडियो का थोड़ा सा एक ओवरव्यू ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल 52 की बात की थी। आर्टिकल 52 जो क्या कहता है, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रपति होने की बात करता है। अक्सर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा या फिर राष्ट्रपति के पद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आर्टिकल 52। इसके बाद फिर बात की थी आर्टिकल 53 की। 53 क्या बतलाता है कि भारत के एग्जीक्यूटिव पावर के हेड होंगे प्रेसिडेंट, यानी कार्यपालिका के शक्तियों के प्रमुख कौन होंगे, प्रेसिडेंट होंगे। इसके बाद फिर बात आती है आर्टिकल 54, जो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर चुका है, फिर भी एक ब्रीफ हिस्ट्री देख रहे हैं। आर्टिकल 54 बात करता है वोटिंग की। वोटिंग यानी कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा, राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, उस चुनाव में कोई ना कोई तो वोट करेगा। तो वो कोई ना कोई जो वोट करेगा वो कौन होगा, यानी कि वोट कौन कौन कर सकते हैं। इसके वोटिंग के इलेक्टोरल कॉलेज में किनका नाम होगा, ये बात करता है आर्टिकल 54। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों होता है, इस पे भी हम लोग बात कर लेंगे थोड़ा सा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि वोटिंग कौन कौन करते हैं। इसके बारे में हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि जितने भी इलेक्टेड एमपीज होते हैं, इलेक्टेड मतलब निर्वाचित, जिनका इलेक्शन डायरेक्ट जनता के द्वारा किया जाता है, जिनको डायरेक्ट जनता चुनते हैं, जिनके लिए डायरेक्ट जनता वोट देती है, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्टेड निर्वाचित। और अगर यहाँ पे एमपी बोल रहे हैं तो एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो मेंबर लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो इलेक्टेड होना चाहिए। इसके साथ ही इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आपको पता है हर एक राज्य का अपना एक अलग विधानसभा होता है, तो उस विधानसभा में जितने भी निर्वाचित सदस्य होंगे, जितने भी इलेक्टेड मेंबर होंगे, वो सारे मेंबर प्रेसिडेंट की इलेक्शन में वोट कर सकते हैं या फिर उसके लिए वोटर होंगे। इसके अलावे दिल्ली एंड पांडुचेरी, ये दो ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं कि इनके लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी इलेक्टेड मेंबर होंगे, ये भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करेंगे। तो ये सब चीज़ आपने पहले भी देख चुका है। आज के इस वीडियो में थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों होता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों होता है, जैसे समझिए हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं हमारे गवर्नमेंट के, और हेड ऑफ नेशन होते हैं प्रेसिडेंट। सोचिए कि अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट के बदले डायरेक्ट करा दें, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन अगर डायरेक्ट इलेक्शन करा दें, तब तो ये रियल लोकतांत्रिक वे से इनका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब वास्तविक रूप में ये लोकतांत्रिक तरीके से जब ये चुन करके आएंगे, तब फिर दिक्कत ये होगा कि ये प्रेसिडेंट जो अभी फिलहाल वास्तविक स्थिति अभी ऐसी है कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम के हाथों जो ये बंधे हुए हैं, यानी इनके सलाह पे ही ये अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं, ये इस तरह इनके बातों को मानना छोड़ देंगे। मतलब जब ये खुद जनता के द्वारा सेलेक्ट होकर के आएंगे, तो फिर ये क्यों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी प्राइम मिनिस्टर की बात सुनेंगे, ये तो अपने डिसीजन लेंगे, अपने शक्तियों का प्रयोग खुद से करेंगे। तो फिर ऐसी स्थिति में दिक्कत ये होगा कि हमारे राष्ट्र का हेड कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा या फिर प्राइम मिनिस्टर होगा। तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच सत्ता का एक संघर्ष हो जाएगा, शक्ति का एक संघर्ष हो जाएगा। इससे बचने के लिए दोनों में से किसी एक को तो इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाना ही था, तो संविधान सभा ने प्रेसिडेंट को इनडायरेक्ट इलेक्शन के रूप में रखा। प्रेसिडेंट को इनडायरेक्ट इलेक्शन के रूप में क्यों रखा, वो इसलिए, अच्छा एक तर्क ये भी है कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि हमारे देश में किस प्रकार के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है। तो उसमें बताए भी थे आपको कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हेड होते हैं कौन, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और अमेरिका जैसे देश में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है,
और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हेड होते हैं कौन? प्रेसिडेंट। तो अगर हम प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन करा लेंगे तो फिर ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो होगा ही नहीं, फिर तो ये हो जाएगा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जबकि हमारे देश में है कैसा गवर्नमेंट? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इस वजह से भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, ये इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो इस तरह की चीज़ों को हमने कल जाना था कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, आर्टिकल 52 क्या है, 53 क्या है, 54 क्या है, और वोटर कौन कौन होंगे ये भी आपको पता चल गया। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 55 की। आर्टिकल 55 जो कि बात करता है इलेक्शन के मैनर की, यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा तो उस चुनाव के क्या तरीके होंगे, वो किस तरह के चुनाव होंगे, क्या वो चुनाव बाकी राज्यसभा बाकी चुनावों के जैसे होंगे, जैसे ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं या फिर विधानसभा के चुनाव होते हैं या फिर लोकसभा के चुनाव होते हैं, क्या ये इसी वे में होंगे या ये कुछ अलग है? तो देखते हैं आर्टिकल 55 जो कि बात करता है मैनर ऑफ इलेक्शन। मैनर ऑफ इलेक्शन के मैनर की 55 मैनर की बात करता है। मैनर मतलब चुनाव की विधि, प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस विधि में होगा ये बात करता है आर्टिकल 55। ये दो प्रिंसिपल के बारे में बात करता है। पहला प्रिंसिपल है जो कि यूनिफॉर्मिटी की बात करता है, यूनिफॉर्मिटी, और दूसरा प्रिंसिपल जो है ये पैरिटी की बात करता है। तो यूनिफॉर्मिटी और पैरिटी का मतलब भी अभी हम लोग समझने वाले हैं। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि देश में जितने भी राज्य होंगे, यूनिफॉर्मिटी का यहाँ पे सेंस ये है कि देश के जितने भी राज्य होंगे सारे राज्यों का स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन बराबर होने चाहिए। सभी राज्यों के स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन बराबर होने चाहिए। इसका ये मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होगा और उस समय जब उसका वोटिंग होगा तो उसमें बिहार स्टेट है, यूपी स्टेट है, उत्तराखंड स्टेट है, तो ये जितने भी स्टेट हैं इन सारे स्टेट के सारे लोगों का योगदान बराबर रूप में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यूपी का योगदान ज़्यादा हो गया, बिहार का योगदान कम हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी राज्यों का योगदान बराबर होना चाहिए हमारे देश के राष्ट्रपति को चुनने में। ये है आर्टिकल 55 का पहला प्रिंसिपल जो कि यूनिफॉर्मिटी की बात करता है। दूसरा प्रिंसिपल है पैरिटी। पैरिटी का मतलब होता है कि पैरिटी की बात की जा रही है यहाँ पे सेंटर और स्टेट के लिए, सेंटर और स्टेट के लिए, यानी कि राज्य जो होंगे, जितने भी राज्य होंगे और जो केंद्र होंगे, इन दोनों की भूमिका बराबर होनी चाहिए। पहले बात कर रहा है कि सारे राज्यों की भूमिका बराबर होनी चाहिए, फिर बात आती है कि सेंटर और स्टेट इन दोनों की भूमिका भी बराबर होना चाहिए। पहले तो राज्य में राज्य बराबर हो गया, फिर ऐसा ना हो कि राज्य का वैल्यू कम हो जाए, सेंटर का वैल्यू ज़्यादा हो जाए, यानी एमएलए की वैल्यू कम हो, एमपी की वैल्यू ज़्यादा हो। वोट वैल्यू की बात कर रहे हैं, अगर एमएलए की वैल्यू कम हो जाएगी वोट वैल्यू और सेंटर यानी कि एमपी के वोट वैल्यू की मान ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? सेंटर का योगदान ज़्यादा हो गया प्रेसिडेंट के चुनने में, स्टेट का योगदान कम हो गया। तो ऐसी स्थिति ना हो इसके लिए आर्टिकल 55 में ये सेकेंड प्रिंसिपल बताता है, पैरिटी की बात करता है कि सेंटर और स्टेट दोनों का मान बराबर होना चाहिए। तो अब आपको ये स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, पैरिटी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इस चीज को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा वोट वैल्यू, कि वोट वैल्यू क्या होता है। तो वोट वैल्यू के बारे में भी जानकारी मिलता है आर्टिकल 55 में ही, और वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं इस चीज को समझने के लिए आप सबसे पहले फिर से इलेक्टोरल कॉलेज को थोड़ा सा देखिए, यानी कि निर्वाचक मंडली को थोड़ा सा देखिए। तो जो इलेक्टोरल कॉलेज था, यानी कि जो भी वोटर होते थे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ये अभी आपको मैंने बताया था कि इसमें कौन कौन वोट कर सकते थे। एमपी, हम जब भी एमपी लिखे तो इलेक्टेड मेंबर की ही बात कर रहे हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। एमपी और एमएलए, और इस एमएलए में इंक्लूडेड है कौन कौन? दिल्ली भी एंड पांडुचेरी यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी। तो एमपी की संख्या हमने कितना बताया था? 545 था लोकसभा का, जिसमें दो वोट नहीं करते थे, तो कितने बच गए थे? 543, और प्लस में 245 था राज्यसभा का, जिसमें 12 वोट नहीं कर सकते थे, कितने बच गए थे? 233। और ये टोटल एमपी की बात संख्या कितनी हो जाएगी? 776, यानी टोटल एमपी जो कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट करेंगे उनकी संख्या होगी 776। और अगर टोटल एमएलए की बात करें, जो कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट करेंगे, अगर अलग अलग राज्यों के सारे एमएलए के जोड़ दिया जाए तो इसकी संख्या हो जाती है 4120, और ये कितने हैं? 776।
तो अगर टोटल वोटर की बात करें, कुल कितने लोग होंगे जो वोट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो इसका वैल्यू कितना होगा 4896। 4896 टोटल वोटर होंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो जब आप टोटल, अच्छा ये वोट की संख्या नहीं है, ये 4896 वोट नहीं है, 4896 वोट नहीं पड़ेगा, 4896 लोग वोट करेंगे, ये नंबर ऑफ वोटर है, नंबर ऑफ वोटर है ये 4896। वोटों की संख्या की अगर बात की जाए तो इसका मान होता है, वोटों की संख्या का मान हो जाता है 10 लाख से भी ज्यादा। ये 4896 लोग मिल करके 10 लाख से ज्यादा वोटों को देते हैं। अब ये 4896 लोग 10 लाख से ज्यादा वोट कैसे देते हैं, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा वैल्यू ऑफ वोट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप वैल्यू ऑफ वोट को समझ पाए, यानी कि एक मत का कितना वैल्यू होता है, एक एमएलए के वोट का कितना वैल्यू होता है, एक एमपी के वोट का कितना वैल्यू होता है, इस चीज को समझना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं वैल्यू ऑफ वोट को समझने की प्रक्रिया। वैल्यू ऑफ वोट अगर निकालने की बात करें तो यहाँ पे दो तरह की चीजों को आप निकालिएगा। आप एमएलए के वैल्यू ऑफ वोट को निकालिएगा, फिर एमपी के वैल्यू ऑफ वोट को निकालिएगा। सबसे पहले हम एमएलए की बात कर लेते हैं, यानी कि विधानसभा में एक मेंबर के वोट का वैल्यू कितना होगा। तो जब भी किसी भी विधानसभा के एक मेंबर का वैल्यू ऑफ वोट निकालना होता है तो इसके लिए एक फॉर्मूला सिंपल सा ये है कि उस राज्य की टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या कितनी है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, जिस राज्य के लिए भी हम निकाल रहे हैं उस राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है। मान लेते हैं कि बिहार के लिए निकाल रहे हैं और बिहार के कुल आबादी 100 लोग हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कैलकुलेशन में आसानी के लिए, तो 100 ही मानते हैं, 100 ही पे पूरा गणित चल रहा है मान के। तो मान लेते हैं कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार कितना है 100 लोग, तो 100 लोग और बट्टे में टोटल सीट कितना है विधानसभा का। आपको पता है हर एक राज्य में कुछ ना कुछ सीट होता है विधानसभा का, जैसे बिहार में है 243 सीट है विधानसभा के। तो जो भी सीट होंगे, सीट नंबर ऑफ सीट, नंबर ऑफ सीट इन लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा में कुल सीटों की संख्या से अगर हम उस राज्य के कुल जनसंख्या में भाग दे दें तो जो वैल्यू आएगा, यहाँ से ये वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगा। अगर हम पॉपुलेशन का मान रख दें, फिर उस जिस राज्य के लिए निकालेंगे उस राज्य के लेजिस्लेटिव असेंबली के सीटों की संख्या को रख लें तो कुछ ना कुछ तो मान आएगा। तो जनरली जैसे बिहार की आबादी है 10.5 करोड़ 11 करोड़ और यहाँ सीटों की संख्या है 243, तो ये जो वैल्यू आएगा ये एक बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, कट के बहुत बड़ा वैल्यू आएगा। तो इस वैल्यू को छोटा करने के लिए एक और तरीके का इस्तेमाल किया जाता है कि जो भी आता है इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, इससे आगे इधर लिखते हैं, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 1000 से। जो भी वैल्यू यहाँ से आएगा इसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा आप कॉन्स्टिट्यूशन का जब आप आर्टिकल 55 देखिएगा तो इसके सब क्लॉज बनाए गए हैं, जब भी आप उसको पढ़ेगा तो क्लियरली आपको ये चीज लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो 1000 से भाग दे करके इस वैल्यू को हम छोटा कर लेते हैं। इस 1000 से भाग देने का और कोई दूसरा रीजन नहीं है, बस यही मतलब है कि हम ये जो इतना बड़ा लार्ज अमाउंट आएगा इस अमाउंट को हम लोग छोटा कर लेते हैं। तो ये निकल गया आपका एमएलए का वोट वैल्यू। और यहाँ से जो भी वैल्यू निकलेगा, मान लेते हैं कि यहाँ से वैल्यू निकला एक्स, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा, एक्स वैल्यू आया मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो फिर ये एक्स क्या होगा, क्या उस पूरे राज्य के वोटों की संख्या? नहीं, उस राज्य के एक एमएलए, जिस किसी भी राज्य के लिए हम ये वैल्यू निकालेंगे उस राज्य के एक एमएलए के वोट का कितना वैल्यू होगा ये बतलाएगा ये आने वाला वैल्यू एक्स। ठीक है, इस प्रकार से अगर मान लेते हैं कि उस राज्य में अगर 100 एमएलए हैं, मान लेते हैं कि उस राज्य में अगर 100 एमएलए हैं तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट कितना हो जाएगा 100, उस राज्य का टोटल वैल्यू ऑफ वोट हो जाएगा 100 और इंटू में एक एमएलए का वोट 100 इंटू में एक्स, यानी कि 100 एक्स। तो इस प्रकार से आप एमएलए के वोट वैल्यू को कैसे निकाला जाता है ये आप लोग समझ गए होंगे। अगर जरूरत हो तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद फिर बात करते हैं हम लोग एमपी की। एमपी की वोट वैल्यू को कैसे निकाला जाता है। तो एमएलए, अभी आपने आर्टिकल 55 के दो प्रिंसिपल्स को देखा था, पैरिटी एंड यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता और फिर पैरिटी के बारे में बतलाया गया था। तो उसमें एक चीज आपने क्लियरली देखा था कि सेकेंड प्रिंसिपल जो था उसमें बताया गया था कि स्टेट जो होगा
स्टेट जो होगा और सेंटर जो होगा, दोनों का योगदान इक्वल होना चाहिए, दोनों का योगदान इक्वल होना चाहिए। किसके लिए? प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो ऐसी स्थिति में फिर आपको एक ऐसे वे में वैल्यू ऑफ वोट निकालना पड़ेगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, जिससे कि इसका वैल्यू और एमएलए का वैल्यू बराबर रहे, मतलब ओवरऑल अगर पूरे कंट्री की बात करें तो वैल्यू बराबर रहे। तो एमपी के वोट वैल्यू को निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है, एमपी के वोट वैल्यू को निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है, वो फॉर्मूला इस प्रकार से होता है कि टोटल वैल्यू, टोटल वोट वैल्यू, तभी यहाँ पे वैल्यू की बात कर रहे हैं तो वोट वैल्यू ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलए, और ध्यान रखिएगा ये जितने एमएलए हैं इसमें दिल्ली एंड पांडुचेरी के यूनियन टेरिटरी इंक्लूडेड है। बार बार स्टेट की बात कर रहे हैं तो इस स्टेट का आर्टिकल में भी लिखा गया है कि स्टेट, इस स्टेट में दिल्ली एंड पांडुचेरी इंक्लूडेड हैं, तो आप भी इसी चीज को समझिएगा। टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलए मतलब पूरे देश में, जैसे मान लीजिए देश में जितने भी राज्य हैं, मान लेते हैं कि एक राज्य के लिए एक मेंबर का वोट वैल्यू आता है एक्स, और इस राज्य बिहार के लिए मान लेते हैं बिहार में एक एमएलए का वोट वैल्यू आता है एक्स। कहाँ से आता है? अभी हमने पिछले फॉर्मूले को देखा था, उस फॉर्मूले से जब हमने कैलकुलेशन किया तो एक एमएलए का वोट वैल्यू आता है एक्स, और इस पूरे बिहार में 100 एमएलए हैं, यानी विधानसभा की कुल सीटों की संख्या है 100। तो इस बिहार राज्य की टोटल वोट ऑफ वैल्यू कितना हो जाएगा? तो टोटल नंबर ऑफ एमएलए इंटू में एक वोट का वैल्यू, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 100x। तो ये 100x जो आया मान, ये एक राज्य की कुल वोट ऑफ वैल्यू है। ऐसे ऐसे जितने भी राज्य हैं, अगर सभी राज्यों का अलग अलग वोट ऑफ वैल्यू निकाला जाए तो इसका जो वैल्यू आता है उसको रखिए टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलए, और बट्टे में यानी कि इसके नीचे आप भाग दे दीजिए टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फिर यहाँ दो बातें हैं, पार्लियामेंट में लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। मेंबर लोकसभा का है या राज्यसभा का है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए बस। टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से अगर आप भाग दे दीजिएगा टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलए। यहाँ पे फिर एक बात है कि टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलए, ये एमएलए कौन से होंगे? फिर से इलेक्टेड एमएलए की ही बात कर रहे हैं। तो सारे एमएलए का वोट वैल्यू का मूल्य, और बट्टे में पार्लियामेंट में सभी इलेक्टेड मेंबर से अगर भाग दे दिया जाए तो जो भी वैल्यू आएगा, यहाँ से कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा, मान लेते हैं वैल्यू आ रहा है वाई, तो जो भी वैल्यू आएगा ये वैल्यू आपका एमपी का, एक एमपी का वोट वैल्यू होगा। और ये वोट वैल्यू कितना होता है ये अभी हम आपको बता रहे हैं, फिलहाल आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलए, आपको पता है कि जनसंख्या, अभी पिछले लेक्चर में हमने, अभी पिछले फॉर्मूले में हमने अभी बताया था कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट यानी कि राज्य की कुल जनसंख्या। तो यहाँ पे एक सवाल, अभी इस पर हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, इस पर भी आएंगे, एक सेकेंड थोड़ा सा बैक चलते हैं कि जब पिछले फॉर्मूले में हमने बात किया था टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट यानी राज्य की कुल जनसंख्या, तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि कौन सी जनसंख्या, कब वाला जनसंख्या। आपको पता है हर एक 10 साल पे जनसंख्या होता है, और भारत में जनसंख्या का सिंपल फॉर्मूला है, जिस किसी भी ईयर के लास्ट में 1 आता है उसमें जनसंख्या होता है। जैसे 1951 में हुआ, 1961, 1971 एंड सो ऑन, ये जारी है इस प्रकार से। तो ये सवाल उठता है कि पॉपुलेशन जो है, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन को कब वाला पॉपुलेशन लिया जाए, कौन से जनगणना के अकॉर्डिंग। तो आपको एक बात पता होगा कि भारत जो है 1950 से ही जनसंख्या कंट्रोल की बात करते आया है। हालांकि ये अलग बात है कि आज तक हुआ नहीं, और राजीव गांधी का इसके लिए जो भी नीति थे वो तो खैर आप इमरजेंसी के सारे चीज़ों को जब पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। तो 1950 से ही इंडिया जनसंख्या नियंत्रण की बात करते आया है। 1950 में भी ये बात चली थी, आज तक ये बात चल ही रही है, इस पर हालांकि कोई कंट्रोल हो नहीं पाया है। तो इस 1950 में जब इस पे 1950 से ही जब इस पे बात की जा रही थी कि जनसंख्या को नियंत्रित करना है, जनसंख्या को कंट्रोल करना है, तो इससे हुआ क्या कि नॉर्थ इंडिया जो थे, उत्तर भारत जो थे, नॉर्थ इंडिया जो थे,
इन लोगों ने इस चीज को नहीं माना, मतलब ये जनसंख्या नियंत्रण कानून को उतना गंभीरता से लिया नहीं, इस चीज को समझा नहीं, नॉर्थ इंडियन नहीं माने। लेकिन जो साउथ इंडियन लोग थे, इन दक्षिण भारत के जो लोग थे, इन लोगों ने माना, इन लोगों ने इस चीज को समझा। जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए इन लोगों ने तकनीक का प्रयोग किया और इस वजह से हुआ ये कि इनकी जनसंख्या हो गई कम। इनकी जनसंख्या हो गई कम क्यों? क्योंकि इन लोगों ने इस बात की गंभीरता को समझा। नॉर्थ इंडियन जो कि बीमारू राज्य कहलाते थे, बीमारू राज्य, तो इन लोगों ने नहीं समझा, तो इस पे कोई असर नहीं हो गया, इनकी संख्या हो गई ज्यादा। तो 1951 में अच्छे से प्रेसिडेंट का 1951 में जनगणना हुआ, 61 में हुआ, 71 में हुआ। तो जब भी टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन की बात की जा रही थी तो आसानी से जब संविधान बनाया गया था, जब संविधान सभा बनाया गया था, संविधान सभा ने जब संविधान में टोटल पॉपुलेशन को लिखा था तो उस टाइम उन्होंने बताया था कि जो भी लेटेस्ट जनगणना होगा, जो भी लेटेस्ट सेंसस होगा, उसके अकॉर्डिंग राज्य की जनसंख्या कितनी है उसी में भाग दिया जाएगा टोटल सीट ऑफ विधानसभा, यानी कि उस राज्य की कितनी सीटें हैं उससे भाग दिया जाएगा। लेकिन दिक्कत ये हुआ ना कि 1950 में जब जनसंख्या नियंत्रण की बात की गई थी तो साउथ इंडियन वालों ने ध्यान दे दिया, नॉर्थ इंडियन वालों ने ध्यान नहीं दिया। तो इस वजह से दिक्कत हुआ कि इनकी संख्या हो गई कम, इनकी संख्या हो गई ज़्यादा। अब सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी राज्य के लिए वोट वैल्यू निकालते थे, अभी मैंने बताया था, अगर आप किसी राज्य के लिए वोट वैल्यू निकालते थे तो उसमें पॉपुलेशन और डिवाइड करते थे उनकी सीट से, सीट ऑफ दैट विधानसभा, जिस राज्य का भी निकालना है, तो सीट ऑफ विधानसभा पॉपुलेशन। तो निश्चित रूप से अगर पॉपुलेशन का मान कम होगा तो वोट वैल्यू पे असर आ जाएगा, और निश्चित रूप से अगर पॉपुलेशन का मान बढ़ता है, वैल्यू बढ़ता है, तो वोट वैल्यू पे असर आएगा। तो ऐसी स्थिति में साउथ इंडियन वालों ने 1970s में इंदिरा गांधी के सामने ये प्रश्न रखा कि देखिए जैसा कहा गया था उस हिसाब से तो हम लोगों ने जनसंख्या पे कंट्रोल किया, हमारा संख्या हो गया कम, नॉर्थ इंडिया वालों ने कंट्रोल नहीं किया, तो इस वजह से उनका संख्या हो गया ज़्यादा। तो अब दिक्कत ये है कि हमारा वोट वैल्यू कम हो जाएगा, इनका वोट वैल्यू, नॉर्थ इंडिया का वोट वैल्यू हो जाएगा ज़्यादा। जबकि आर्टिकल 55 का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, फर्स्ट प्रिंसिपल, कि सारे स्टेट का योगदान इक्वल होना चाहिए, सारे स्टेट का योगदान बराबर होना चाहिए। तो इंदिरा गांधी ने जब 42nd अमेंडमेंट किया था, आपको पता है 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ये काफ़ी फेमस है, इसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे, ये 1976 में किए गए थे। इसमें एक चेंजेस ये भी था कि जब भी राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए पॉपुलेशन की बात की जाएगी तो वो पॉपुलेशन कौन सा होगा, हर बार वही पॉपुलेशन लिया जाएगा जो 1971 के लिए 1971 में जो वैल्यू आया है। मतलब 1971 में जो सेंसस हुआ, जो जनगणना हुआ, इसमें पॉपुलेशन आया, सारे स्टेट का अलग अलग, कंट्री का एक आया अलग। तो इस प्रकार से जो 1971 में जो भी वैल्यू आया, जो भी जनगणना हुआ, जो भी पॉपुलेशन का संख्या आया, उसी संख्या को इस्तेमाल करता रहा जाएगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। जब भी हम वोट वैल्यू निकालते हैं स्टेट का तो लिखते हैं ना टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, तो वो पॉपुलेशन कौन सा होगा 1971 के जनगणना के अनुसार। अच्छा, ये बाउंडेशन कब तक, 1971 वाला कब तक चलेगा और क्यों किया गया? क्योंकि ये डिफरेंस हो गया, नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडिया में डिफरेंस हो गया। तो इसको रोकने के लिए, इस डिफरेंस को रोक, अब सोचिए कि अगर नेक्स्ट 10 साल मतलब 1981 वाला अगर लिया जाता, फिर 10 साल लेट किया जाता, 10 साल फिर इसका वैल्यू कम होता, इसका वैल्यू ज़्यादा होता। इस डिफरेंस को कम करने के लिए 1971 पे लिमिट लगा दिया गया, इसको बाउंड कर दिया गया कि चलो जो अंतर हो गया सो हो गया, अब अंतर नहीं होना चाहिए, इसलिए 1971 का ही लिया जाएगा। इंदिरा गांधी को उम्मीद था कि 2000 ईस्वी तक चीज़ें डिफरेंस जो है वो कम होंगी, तो 2000 ईस्वी तक उन्होंने क्या कर दिया कि 2000 ईस्वी के बाद जब तक पहली जनगणना नहीं हो जाए, यानी कि 2001 की जनगणना जब तक नहीं हो जाए तब तक 1971 वाला आबादी को ही लिया जाएगा। लेकिन फिर बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार आई तो इसमें जब 2000 ईस्वी जब आई, 2001 ईस्वी जब आई, तो अगर इसका संख्या बढ़ा डिफरेंस कम होने के लिए, तो नॉर्थ इंडिया वाले भी तो बैठे नहीं थे, इनका संख्या भी तो बढ़ गया, तो डिफरेंस बढ़ता ही रह गया। तो इस वजह से इसमें आया नहीं समानता। तो फिर 42nd अमेंडमेंट के बाद किया गया 84th अमेंडमेंट, ये किया गया था 2001 ईस्वी में, इसको किए थे अटल बिहारी वाजपेयी, और इन्होंने कह दिया कि नहीं 2000 ईस्वी तक नहीं, 1971 का जनगणना ही लिया जाएगा, और ये लिया जाएगा 2026 तक। मतलब 2026 तक जो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे उसमें वोट वैल्यू निकालने के लिए जो पॉपुलेशन की बात की जाएगी वो पॉपुलेशन कौन सा होगा, 1971 का पॉपुलेशन। तो आपको यहाँ पे पॉपुलेशन समझ में आ गया। अब हम बात कर रहे थे वोट वैल्यू ऑफ एमपी की। आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इसको समझते चलिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा टफ होता जा रहा है।
तो आप उम्मीद करते हैं कि आप इसे बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे और साथ ही जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप उसे नोट डाउन करते जा रहे होंगे। हम अभी बात कर रहे थे वोट वैल्यू ऑफ एमएलए एंड एमपी की। तो एमएलए के वोट वैल्यू को हमने अभी देख लिया था कैसे निकाला जाता है, आपको समझ भी आ गया था। अब हम बात कर रहे हैं वोट वैल्यू ऑफ एमपीज की। एमपीज की वोट वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला था? टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलए बटे टोटल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। टोटल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कितने होते हैं, इनकी संख्या हमको पता है कितने होते हैं, 776। अभी हमने निकाला था, कैसे निकाला था, 233 प्लस 543। तो इस प्रकार से हमने निकाल लिया था 776। और टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलए यानी कि सभी राज्यों के अलग अलग विधानसभाओं के अलग अलग सारे एमएलए के वोट वैल्यू को अगर जोड़ दें तो हम अभी आपको बताए थे कि जनगणना तो फिक्स कर दिया गया कि 1971 के ही अकॉर्डिंग चलना है, तो ये वैल्यू भी फिक्स हो गया। टोटल वैल्यू वोट वैल्यू ऑफ एमएलए, ये वोट वैल्यू भी फिक्स हो गया क्योंकि जनगणना तो वही पुराना रहेगा, तो वही आंकड़ा चलता रहेगा। और इसकी संख्या हो गई थी 5,49,474। ये संख्या हो जाती है भारत के टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं उनका वोट वैल्यू। ये हो जाता है 5,49,474। इसमें अगर 776 से भाग दीजिएगा तो ये वैल्यू आता है 708। हालांकि ये दशमलव में कुछ आता है, तो देखिए दशमलव के लिए भी एक प्रोविजन बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर सबसे पहले दशमलव के बाद आप 3 अंक लीजिएगा, 1 2 3, इन 3 अंकों का वैल्यू अगर 500 से अधिक है तो इसका मान आपको इस वैल्यू में +1 कर देना है। अगर इसका वैल्यू 500 से कम है तो फिर इसको एज इट इज लिख देना है, मतलब दशमलव हटा करके जो मेन वैल्यू है उसको लिख देना है। तो यहाँ पे ये वैल्यू अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो 500 से कम आता है, तो इसका वैल्यू ऐसे ही 708 लिखा जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप 776 को 708 से गुना कीजिएगा तो इतना आना चाहिए था 5,49,474, लेकिन इतना नहीं आता है। ये वैल्यू होता है 5,49,408। ये कम इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ जो हमने पॉइंट को छोड़ा है इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमपीज, टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलए, ये आपने देखा। और टोटल वोट कितना हो जाएगा, 10,98,882। ये टोटल वोट हो जाएंगे जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पड़ेंगे। ये अच्छा, ये अधिकतम वोट है। जरूरी तो नहीं है कि हमारे जितने भी वोटर्स थे जरूरी तो नहीं है कि सारे के सारे जाकर के वोट ही डालेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे वोट सही ही पड़ेंगे। कुछ वोट अनवैलिड भी हो सकते हैं, इनवैलिड भी हो सकते हैं। तो इस वजह से इसकी संख्या कम भी सकती है, लेकिन अधिकतम 10,98,882 ही होगी। तो इस प्रकार से आपने वोटिंग सिस्टम को, वोटर की संख्या को जाना और वोटों का कैलकुलेशन करने का तरीका जाना। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का क्या मतलब होता है ये भी जान लेंगे। साथ ही हम लोग ये भी जान लेंगे कि प्रीफरेंशियल इलेक्शन क्या होता है, प्रीफरेंशियल इलेक्शन क्या होता है, वरीयता इलेक्शन क्या होता है, ये भी हम लोग समझ लेंगे। साथ ही हम लोग ये भी जान लेंगे जो आर्टिकल 55 में बात किया गया है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इस चीज को जानेंगे हम लोग। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है, इस चीज को जानेंगे हम लोग। साथ ही हम लोग जानेंगे कि प्रीफरेंशियल इलेक्शन का क्या मतलब होता है, जिसका उपयोग आर्टिकल 55 में किया गया है। और साथ ही साथ हम इसको लेकर जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन सारे चीज़ों को जानेंगे, तो फिर ये इम्पोर्टेंट टॉपिक खत्म होगा। तो सबसे पहले आप समझते हैं कि प्रीफरेंशियल वोट सिस्टम क्या होता है। बारी बारी से सबको समझ लेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं प्रीफरेंशियल वोटिंग सिस्टम क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कि 4 उम्मीदवार इलेक्शन में खड़े हो गए, ABC एंड D, मान लेते हैं 4 लोगों ने राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए अपना नॉमिनेशन किया। अच्छा, राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होने के लिए आपको 100 लोगों से जान पहचान होनी जरूरी है। 100 लोग मतलब वही 100 वोटर, 100 MLA कहिए, 100 MP कहिए। वो इसलिए क्योंकि 50 लोग आपको प्रस्तावित करते हैं आपके नाम का, और 50 लोग आपका समर्थन करते हैं। और ये जो 50 प्रस्तावित करते हैं और ये जो 50 समर्थन करते हैं, ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। तो अक्सर एग्जाम पहले इसकी संख्या 10 थी, पहले इसकी संख्या 2 थी, फिर बाद में 10 किया गया, फिर बढ़ा करके अब कर दिया गया 50। तो
अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार होने के लिए कितने प्रस्तावक का होना जरूरी है, तो 50। कितने समर्थक का होना जरूरी है, तो 50। और ये दोनों 50-50 अलग वाले होने चाहिए, ये नहीं कि जिन्होंने प्रस्तावित किया उन्होंने ही समर्थन कर दिया, ऐसा नहीं होता। तो अभी हम लोग प्रेफरेंशियल इलेक्शन का मतलब समझते हैं, वरीयता इलेक्शन का मतलब समझते हैं कि ABCD मान लेते हैं कि 4 कैंडिडेट हैं जो कि इलेक्शन के लिए खड़े हो गए। अब जैसे मान लीजिए कि सिंपल अगर लोकसभा का चुनाव हो, सिंपल सांसद का अगर चुनाव हो, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये C वाला कैंडिडेट पसंद आ गया। C वाला कैंडिडेट पसंद इसलिए आ गया कि इसने काफ़ी सारे पैसे खर्च किए, इसने काफ़ी ज़्यादा माइक पे अपना प्रचार किया, तो लोगों को ये काफ़ी पसंद आ गया। तो अगर सिंपल लोकसभा का इलेक्शन होगा तो क्या करेंगे, जा करके इस पर अपना मोहर लगा देंगे, हो गया, वोटिंग आपका हो गया। अगर आपने ये सोचा कि इसने भी मेहनत किया है और इसने भी मेहनत किया है, चलो इसको भी दे देते हैं, तो आपका वोट हो जाएगा कैंसल। ये होता है ना सिंपल इलेक्शन में कि आप एक ही को दे सकते हैं, ऐसा होता है सिंपल इलेक्शन। लेकिन अगर हम बात करें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की, राष्ट्रपति के चुनाव की, और प्रीफरेंशियल इलेक्शन की, तो इसमें क्या होता है कि आपको चुनना होता है कि आप किसको चाहते हैं कि ये राष्ट्रपति बने चारों में से। चलिए हम मान लेते हैं कि हम चाहते हैं B बने राष्ट्रपति, मान लेते हैं B बने राष्ट्रपति, तो आपको इसके आगे फर्स्ट प्रीफरेंस देना होगा। फर्स्ट प्रीफरेंस आपने दिया B को। अब वरीयता प्रीफरेंशियल इलेक्शन का मतलब होता है कि किसी कारण से अगर B नहीं बन पाया, मान लेते हैं अगर B नहीं बन पाया, तो ऐसी परिस्थिति में फिर आप किसको चाहिएगा कि वो बन जाए, ये नहीं तो कम से कम कौन, तो फिर चलिए मान लेते हैं 2 नंबर का आपको चुनना पड़ेगा, मान लेते हैं B नहीं तो A। अगर B भी नहीं बन पाया, A भी नहीं बन पाया, तो चलिए मान लेते हैं C। अगर A B C कोई नहीं बन पाया तो चलो ठीक है, फिर D ही बन जाओ, कोई बन जाओ, चलो। तो इस प्रकार का जो इलेक्शन होता है जिसमें आप अपना प्रीफरेंस सेलेक्ट कर पाते हैं, इसको बोलते हैं प्रीफरेंशियल इलेक्शन। जैसे आप लोग फॉर्म भरते हैं तो उसमें देते हैं ना सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, सिटी का जब सिलेक्शन होता है, फर्स्ट सिटी चलो भर लिए पटना मिल जाए तो अच्छी बात है, चलो पटना नहीं मिल रहा तो चलो लखनऊ ही मिल जाए कम से कम, लखनऊ भी नहीं मिला चलो दिल्ली मिल जाए कम से कम, जब कुछ नहीं मिला तो चलो जहाँ भेजना है भेज दो, कोई सा भी बाकी ऑप्शन में हम लोग चुन लेते हैं। तो ये अपना प्रीफरेंस देते हैं ना कि चलो कहीं ना रखो। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव के वोटिंग में भी सिस्टम है कि अगर आप फर्स्ट पोजीशन इनको दे रहे हैं और किसी कारण से ये नहीं बन पाए तो सेकंड कौन, ये सेकंड ये, तो फिर अगर ये भी नहीं बन पाया तो फिर कौन, थर्ड ये। इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल इलेक्शन। अभी सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का मतलब समझेंगे, उससे पहले आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझ लीजिए कि जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है, इन सारे इलेक्शन में क्या होता है कि कोटा बांधा होता है। कोटा मतलब क्या होता है, ये कोटा रिजर्वेशन वाला नहीं है, और ये राजस्थान वाला कोटा भी नहीं है जहाँ बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग ही करके निकलते हैं। ये कोटा का मतलब होता है कि आपको राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए एक मिनिमम वैल्यू को लाना ही पड़ेगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ वोट आपको लाना ही पड़ेगा। अगर आप उतना नहीं ला पा रहे हैं तो आप राष्ट्रपति के लिए योग्य उम्मीदवार, और योग्य उम्मीदवार नहीं, आप राष्ट्रपति का चुनाव जीत नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि 4 हैं ABCD, मान लेते हैं कि 100 वोट गिरे हैं टोटल, मान लेते हैं कि 100 वोट गिरे हैं टोटल। C को आया 20 वोट, इसको आया 10 वोट, इसको आया 40 वोट, कितना हो गया 40, 20, 60, 10, 70, इसको आया 30 वोट। आपको देख के लग रहा होगा कि B तो विन कर गया क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा वोट। लोकसभा या फिर बाकी इलेक्शन में तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कोटा फिक्स होता है, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। यहाँ पे फिक्स होता है कि आपको कम से कम 50% +1 तो लाने ही पड़ेंगे। ये हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए। राज्यसभा में भी यही सिस्टम लागू होता है, लेकिन उसमें 50% +1 नहीं किया जाता है। उसका एक मतलब यही तरीका है, क्योंकि यहाँ पे सीटों की संख्या 1 है तो हमने 1 से भाग दिया है। अगर संख्या ज़्यादा होती तो वो अलग हो जाए, उस पर हम अलग दूसरे वीडियो में बात करेंगे कि राज्यसभा का कैसे होता है। फिलहाल राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। तो कोटा होता है 50% +1। अगर 100 वोट गिरे हैं तो 50% कितना होगा, 50 +1 यानी कि कितना हो गया 51 वोट जिसको आएगा वही जीतेगा। 51 किसी को आया है क्या, नहीं आया, तो ये 30 है, ये 40 है भाई साहब, ये 20 है और ये 10 है, तो 51 तो आया नहीं किसी का। तो ये फर्स्ट राउंड के काउंटिंग में तो कोई जीत नहीं रहा। ऐसा लग जरूर रहा है कि B जीत रहा है, ऐसा लग रहा है कि B जीत रहा है, लेकिन B अभी जीता नहीं है। फर्स्ट राउंड के काउंटिंग में ये नहीं जीत पाया। ठीक है, अब हम
इससे पहले कि कौन जीतेगा, ऐसी स्थिति में कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई नहीं जीता, ऐसा नहीं होगा, कोई ना कोई तो जीतेगा। हम अभी बता रहे हैं कैसे, और उसी चीज़ को समझते हुए हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को भी समझेंगे। उससे पहले हमको वोट को साफ करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं इस पॉइंट को कि राष्ट्रपति के चुनाव जीतने के लिए न्यूनतम वोटों की संख्या 50% + 1 होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में प्रिफरेंशियल इलेक्शन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का भी प्रयोग किया जाता है। आप चाहें तो इन सारे पॉइंट्स को लिखते जा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम को। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा काउंटिंग का प्रोसेस। काउंटिंग यानी कि ये जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इसमें काउंटिंग कैसे होता है, इसी काउंटिंग को समझते हुए हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम को भी समझ लेंगे। तो चलिए फिर से वही मानते हैं कि 4 कैंडिडेट हैं A, B, C एंड D, ये चारों इलेक्शन में खड़े होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। निश्चित रूप से अगर ये 4 लोग खड़े हुए हैं तो इनके समर्थक कितने होंगे, कम से कम 50, कम से कम प्रस्तावक कितने होंगे 50। तो चलिए फिर से मानते हैं कि 100 वोट गिरे हैं, टोटल 100 लोगों ने वोट किया है। और हम अभी आपको बताए थे कि जो इलेक्शन होता है ये प्रीफरेंशियल इलेक्शन होता है। प्रीफरेंशियल इलेक्शन का मतलब वही वरीयता के आधार पर कि फर्स्ट पोजीशन मान लेते हैं कि हमने बी को दिया तो सेकंड भी किसी को देना पड़ेगा, थर्ड भी किसी को देना पड़ेगा, फोर्थ भी किसी को देना पड़ेगा। और इस प्रकार से ऐसा पता चला कि 100 लोगों में 40 लोग ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन दिया बी को, ठीक है, बाकी 40 लोगों ने फर्स्ट पोजीशन दिया बी को। और तो फिर निश्चित रूप से ये 40 लोग सेकेंड पोजीशन भी किसी ना किसी को दिए होंगे, थर्ड पोजीशन भी किसी ना किसी को दिए होंगे, और फोर्थ पोजीशन भी किसी ना किसी को तो दिए ही होंगे। 40 लोग ऐसे थे जिन्होंने बी को फर्स्ट दिया, 30 लोग ऐसे थे जिन्होंने ए को फर्स्ट पोजीशन दिया, मतलब पहले पसंद के रूप में चुना, 20 लोग ऐसे थे जिन्होंने सी को फर्स्ट पोजीशन के रूप में चुना, और 10 लोग ऐसे थे जिसमें डी 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने डी को फर्स्ट राष्ट्रपति के लिए फर्स्ट पसंद के रूप में चुना। अभी हम आपको बताए थे कि 50% + 1 का आंकड़ा होना जरूरी है, यानी कि 50 + 1 यानी कि 51 लोगों का वोट होना जरूरी है। अब इस स्थिति को देखिए, इसमें 30, 40, 20 और 10 का वोटिंग सिस्टम है। इसमें किसी के पास भी 51 वोट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी कोटा को पूरा नहीं कर रहा है। जब कोटा को पूरा नहीं करेगा तो इन सब में से कोई विजयी नहीं होगा, कोई भी उम्मीदवार नहीं जीतेगा। हाँ, ऐसा लग रहा है कि बी जीत रहा है, बी के पास 40 वोट है, ऐसा लग रहा है कि बी जीत रहा है, लेकिन बी जीता नहीं है, क्योंकि इसके लिए न्यूनतम वोट 51 चाहिए, जो कि है नहीं इस स्थिति में। तो फिर क्या होगा, क्या कोई नहीं जीतेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, कोई ना कोई तो जीतेगा। अभी देख लेते हैं कैसे। इसके लिए काउंटिंग होती है राउंडिंग में, फर्स्ट राउंड की काउंटिंग, सेकेंड राउंड की काउंटिंग और थर्ड राउंड की काउंटिंग। भारत में आज तक थर्ड राउंड की नौबत नहीं आई है, पहले भी हम बता दिए, फिर से बता रहे हैं। सेकेंड राउंड आज तक एक बार हुआ है, नहीं तो जनरली फर्स्ट राउंड में ही लोग जीत जाते हैं। कैसे होता है काउंटिंग, इस चीज को समझते हैं और वहीं से समझ पाएंगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो चलिए, काउंटिंग में क्या होता है कि सबसे पहले गिना जाता है कि फर्स्ट प्रीफरेंस में, फर्स्ट काउंटिंग में ये होता है कि फर्स्ट प्रीफरेंस में किसको कितना वोट मिला। अब यहाँ पे देखिए, बी को फर्स्ट प्रीफरेंस में कितना मिला 40, ए को मिला 30, सी को मिला 20, डी को मिला 10। अगर यहाँ से कोई उम्मीदवार जीत जाता है तो वो चुनाव जीत गया, लेकिन अगर वो नहीं जीत पाता है तो ऐसी परिस्थिति में फिर काउंटिंग होती है सेकेंड काउंटिंग। और सेकेंड काउंटिंग में क्या किया जाता है कि जिसको सबसे कम वोट मिला है फर्स्ट राउंड के काउंटिंग में, जैसे कि यहाँ पे डी को सबसे कम वोट मिला है, तो इसको अब इस लिस्ट से हटा दीजिए, इसको अब सेकेंड राउंड के काउंटिंग में काउंट नहीं करना है। और ये जो बच गए ए बी सी, मतलब 4 लोग हैं, एक को सबसे कम आएगा तो एक हटेगा, और बाकी जो लोग बच गए उनमें ये देखना है कि चलो फर्स्ट से तो पूरा नहीं हो रहा है फर्स्ट प्रेफरेंस से, अब नेक्स्ट अवेलेबल ऑप्शन देखते हैं। मतलब फर्स्ट के बाद कौन सा आता है, सेकेंड। सेकेंड प्रेफरेंस किसको कितना मिला है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए कि ये जो 10 लोग हैं, इन 10 लोग ने फर्स्ट पोजीशन पे दिया डी को, तो ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन भी तो किसी ना किसी को दिए होंगे, और ये किसी को भी देंगे तो वो कौन होंगे, ए बी और सी में से ही कोई होंगे, क्योंकि डी को तो इन्होंने फर्स्ट दिया है। तो इन 10 लोगों में मान लेते हैं कि 7 लोग ऐसे थे जिन्होंने बी को सेकेंड पोजीशन दिया, 7 लोग ऐसे थे जिन्होंने बी को सेकेंड पोजीशन दिया, 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने ए को सेकेंड पोजीशन दिया, और 1 लोग ऐसे थे जिन्होंने सी को सेकेंड पोजीशन दिया। तो कुल मिलाकर के नेक्स्ट जब सेकेंड राउंड की काउंटिंग होगी तो इसमें यही देखा जाएगा कि फर्स्ट राउंड में पूरा नहीं हुआ, तो सेकेंड राउंड में ये देखिए कि सेकेंड प्रेफरेंस किसको कितना मिला है, और इसको इसमें काउंट कीजिए वोट में।
तो यहाँ पे देखिए बी को सेकंड, ए को कितना मिला है सेकंड प्रेफरेंस 2, तो इसके वोटों की संख्या में 30 + 2 किया जाएगा। बी को कितना मिला है 7, तो 40 प्लस में 7 किया जाएगा। सी को कितना मिला है 20 प्लस में 1। अच्छा एक काम करते हैं, ये तो ऐसे ही जल्दी ही आंकड़ा पूरा हो जाएगा, इसको थोड़ा सा कम करते हैं कि आप इस प्रक्रिया को अच्छे से समझ पाए। मान लेते हैं इसको मिला है, इनको मिला है 4, इनको भी मिला है 4 मान लेते हैं, ताकि ये प्रक्रिया लंबा चले तो आप आसानी से इस वोट की गिनती को समझ पाए। तो इसको मिला 4, इसको मिला 4, इसको मिला 2, तो बी को यहाँ पे कर लेते हैं 40 + 4 और सी को कर लेते हैं 20 प्लस में 4। तो सेकेंड प्रेफरेंस में जिसको जितना वोट मिला है इसको आप वोटिंग में जोड़िए। कितना हो गया 30 + 2 32, 44 हो गया और ये हो गया 24। अभी भी तो नहीं पूरा, अभी भी 51 नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज आप देख रहे होंगे कि डी को जो 10 वोट मिला था, इसके वोट को अब हम ट्रांसफर कर रहे हैं ए बी एंड सी के साथ। इस डी के वोट को ट्रांसफर कर रहे हैं हम ए बी एंड सी के साथ। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। जब एक का वोट दूसरे के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है तो इसी को बोला जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। तो इस सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का आप मतलब समझ गए, जिसका सबसे कम होता है उसके वोट को हम लोग नेक्स्ट अवेलेबल ऑप्शन के रूप में देखते हैं। यहाँ पे हम बार बार नेक्स्ट अवेलेबल ऑप्शन इसलिए बोल रहे हैं, इसका मतलब ये समझिए कि जैसे देखिए डी को फर्स्ट प्रेफरेंस मिला था और डी को फर्स्ट प्रेफरेंस मिला था 10 लोगों के द्वारा, डी का सबसे कम आया तो इसको हटा दिया गया। इसके वोट को अब क्या किया गया कि सेकेंड प्रेफरेंस के रूप में देखा गया ए बी सी के लिए। सेकेंड प्रेफरेंस भी जब हम देख लिए तो भी किसी को नहीं पूरा है, तो अगर हम सेकेंड प्रेफरेंस बोलेंगे तो कहानी यहीं खत्म होगा। लेकिन ये हम बार बार नेक्स्ट अवेलेबल ऑप्शन बोल रहे हैं, मतलब अभी जब पूरा नहीं हुआ है तो हम लोग थर्ड राउंड के काउंटिंग के लिए जाएंगे, और जब थर्ड राउंड के काउंटिंग में जाएंगे तो फिर से नेक्स्ट अवेलेबल ऑप्शन यानी कि फर्स्ट राउंड में फर्स्ट प्रेफरेंस देख लिए, फिर सेकेंड प्रेफरेंस भी देख लिए, अब देखेंगे थर्ड प्रेफरेंस। अब थर्ड प्रेफरेंस अब देखेंगे तो अभी अब बचा कौन कौन है ए बी और सी। ए के पास कितने हैं 32, बी के पास कितने हैं 44 और सी के पास कितने हैं 24। अब देखिए ये सी के पास जो 24 है, तो इन तीनों में से फिर से वही लागू होगा, जिसके पास सबसे कम है उसको आप हटा दीजिए। सबसे कम है सी के पास, तो अब इसको हटना पड़ेगा। पिछले राउंड में डी हट गया था, इस राउंड में अब सी हटेगा। अब सी के पास जो ये 24 वोट है, इसको थोड़ा ठीक से समझिए। सी के पास 20 वोट ऐसा था जिसमें इसे फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में देखा गया था, और 4 वोट कहाँ से आया था यहाँ से, इसमें इसको सेकेंड प्रेफरेंस के रूप में दिया गया था। तो इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं 20 वोट प्लस में 4 वोट। ये 4 वोट इसको सेकेंड प्रेफरेंस के रूप में मिला था और ये 20 वोट इसको फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में मिला था। अब यहाँ पे फिर से समझिए कि ये 20 लोग जो सी को फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में वोट दिए हैं, ये सेकेंड प्रेफरेंस के रूप में भी किसी ना किसी को दिए होंगे, और ये किसको दे सकते हैं, या तो ए को दे सकते हैं या फिर बी को दे सकते हैं या फिर डी को। क्यों? क्योंकि सी को तो फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है। मान लेते हैं कि इस 20 लोगों में से 12 वोट मिल गया है बी को, 6 वोट मिल गया है ए को और 2 वोट मिल गया था सेकेंड प्रेफरेंस के रूप में डी को। तो कितना हो गया 12 6 18 2 20। इस प्रकार से हमने इसको देख लिया। और इस 4 वोट के कंसेप्ट को समझिए। ये 4 वोट कौन सा था? ये 4 वोट वो था जिसमें फर्स्ट प्रेफरेंस मिला था डी को, लेकिन डी छट गया तो सेकेंड प्रेफरेंस के रूप में देखा गया। तो सेकेंड प्रेफरेंस मिला था किसको? सी को। तो अब इसमें कौन कौन सा जगह बचा हुआ है? सिर्फ थर्ड प्रेफरेंस और फोर्थ प्रेफरेंस है। अगर 4 लोग हैं तो थर्ड प्रेफरेंस और फोर्थ प्रेफरेंस। तो ये प्रेफरेंस किसको मिल सकता है? या तो ए को मिला होगा या फिर बी को मिला होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट मिला था डी को, सेकंड मिला था सी को, बच गया ए और बी। तो मान लेते हैं कि 2 मिल गया था, यानी कि थर्ड ऑप्शन पे 2 मिल गया था ए को और 2 मिल गया था बी को, ऐसा मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज और देखिए कि डी तो पहले ही छट गया है, ये डी तो पहले ही छटा हुआ है, और डी के पास कितने वोट हैं? 2 वोट यहाँ पे मिल रहे हैं। डी को यहाँ पे मिल रहे हैं 2 वोट, जबकि डी तो पहले ही छटा हुआ। तो यहाँ पे फिर से हम अब नेक्स्ट अवेलेबल ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पर हम फिर से अब नेक्स्ट अवेलेबल ऑप्शन देखेंगे। देखिए ये 20 वोट ऐसे थे जिसमें फर्स्ट, ये 20 वोट ऐसे थे जिन्होंने, इन 20 लोगों ने फर्स्ट पोजीशन पे रखा सी को। सेकेंड पोजीशन पे ये डी को भी रखे होंगे, लेकिन डी तो चूंकि बाहर हो गया, तो अब इसके बाद कौन बच जाएगा? इसके बाद फिर से बच जाएगा आपका ए बचेगा और बी बचेगा, क्योंकि सी फर्स्ट पे था, डी तो बाहर हो गया, तो ए बी। इन 2 के बाद थर्ड पोजीशन पे कौन होगा?
या तो ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है, क्योंकि डी सेकेंड पे था, सी फर्स्ट पे था, तो ए बी ही थर्ड पोजीशन पे हो सकते हैं। मान लेते हैं एक वोट इसको मिला था और एक वोट इसको मिला था थर्ड पोजीशन के लिए। तो अब टोटल नंबर ऑफ वोट कितने हो गए, यहाँ पे रख दीजिए। ए को यहाँ से मिला 6, यहाँ से मिला 2 और यहाँ से मिला 1, कितना हो गया 6 2 8 1 9, प्लस 9 कर दीजिए। बी को कितना हो गया 12, यहाँ से 2 और यहाँ से 1, यानी 12 2 14 1 15 वोट यहाँ से कर दीजिए। और सी तो यहाँ से छठ ही गया, तो यहाँ पे कितना हो गया इसका 41 वोट मिले इसको, इसको मिले 15 है, ये कितना हो गया ये 59 हो गया शायद, हाँ 59। जीत के लिए कितना चाहिए था 51, बी को कितना आया 59, बी जीत गया। ये हो गया आपका विनर, इलेक्शन का विनर, यानी अब ये होंगे देश के महामहिम, देश के राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से आपने सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम को समझा, प्रिफरेंशियल वोटिंग सिस्टम को समझा और काउंटिंग के प्रोसेस को भी समझा। तो इस वीडियो में आपको ये पूरा इलेक्शन प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आर्टिकल 55 था ये, तो आर्टिकल 56 की बात करेंगे। आर्टिकल 56 बात करता है टेन्योर की, कि प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होगा, राष्ट्रपति कितने वर्षों तक अपने पद पे बने रहेंगे। तो ऐसा लिखा गया आर्टिकल 56 में कि राष्ट्रपति का काल यानी कि उनका जो टेन्योर होगा वो 5 इयर्स का होगा, लेकिन अगर किसी कारण से जिस तारीख को उनका डेट खत्म हो रहा है टेन्योर का, उस डेट को राष्ट्रपति ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं अपने पोजीशन को, और नए राष्ट्रपति अपने सीट को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तब तक उस पोस्ट पे बने रहेंगे जब तक कि नए राष्ट्रपति आना जाए। तो आर्टिकल 56 बात करता है टेन्योर की। किसकी बात करता है, टेन्योर। राष्ट्रपति का टेन्योर कितने दिनों के लिए होता है, 5 इयर्स का होता है। ठीक है, आर्टिकल 56 टेन्योर 5 इयर्स। इसमें साथ ही साथ बात करता है कि सीट वैकेंट या फिर राष्ट्रपति हट कैसे सकते हैं अपने पोस्ट से। प्रेसिडेंट अपने पोस्ट से तभी हटेंगे जब या तो वो रेजिग्नेशन दे दे, या तो वो अपना रेजिग्नेशन दे दे, अपना इस्तीफा दे दे। प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा किसको दे सकते हैं, अक्सर कंपटीशन के एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं, और अगर ऑप्शन में मिल जाए आपको उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा के अध्यक्ष, तो प्रधानमंत्री, ये 4 ऑप्शन, तो चारों काफी संदेह पैदा करते हैं। तो आप जान लीजिए कि प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को। भारत के इतिहास में एक बार ऐसा हुआ था कि जो वाइस प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हो गई थी, तो जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो बन गए थे प्रेसिडेंट, और जब वो प्रेसिडेंट बने तो फिर क्या हुआ कि री इलेक्शन की बात आई, इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, री इलेक्शन की बात आई, तो प्रेसिडेंट की सीट के लिए री इलेक्शन की बात आई, तो फिर ऐसी स्थिति में जो वर्तमान राष्ट्रपति होते हैं उनको इस्तीफा देना होता है। अब सवाल ये उठ रहा था कि ये जो वाइस प्रेसिडेंट अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट है, ये इस्तीफा किस पोस्ट से दें, प्रेसिडेंट के पोस्ट से इस्तीफा दें या फिर वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट से इस्तीफा दें, और इस्तीफा दें भी तो किसको दें। ये खुद थे वाइस प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट हो गए। अगर ये प्रेसिडेंट के पोस्ट से इस्तीफा देंगे तो वाइस प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा, वाइस प्रेसिडेंट भी तो यही थे, ये अभी हट गए हैं तो ये सीट खाली है। अगर ये वाइस प्रेसिडेंट के सीट से इस्तीफा देंगे तो प्रेसिडेंट को इस्तीफा देना पड़ेगा, अभी प्रेसिडेंट भी तो यही है एक्टिंग। तो उसी समय इंदिरा गांधी ने एक नया कानून बनाया था कि अगर प्रेसिडेंट इस्तीफा देना चाहे तो वाइस प्रेसिडेंट को, अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज को इस्तीफा दिया जाएगा। और भारत में ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि सभी लोग एक साथ ना हो, ऐसा स्थिति होना काफ़ी मुश्किल है। अगर ऐसा होगा तो फिर नए कानून आएंगे, इसको बाद में देखा जाएगा। तो प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको दे सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को। इसके अलावा प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है एक प्रोसेस को, वो प्रोसेस का नाम है इम्पीचमेंट। हमने अपने पिछले वीडियो में इम्पीचमेंट के बारे में पूरा बताया था। इस प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट लगाने के लिए एक ग्राउंड का होना जरूरी होता है, वो ग्राउंड होता है वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमने पिछले वीडियो में ये भी बात किया था कि यदि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना हो उनके पोस्ट से, तो उस समय जो इम्पीचमेंट लगता है उसके लिए भी एक ग्राउंड का जरूरत होता है कि किस आधार पे आप इम्पीचमेंट प्रोसेस को लगा रहे हैं या फिर इसके प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन में ला रहे हैं। तो उसका ग्राउंड अलग था, वो आप पिछला वाला वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट के लिए अगर ग्राउंड की बात करें तो वो वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि संविधान का उल्लंघन करने पर इन पर इम्पीचमेंट का प्रोसेस लागू होता है। इसके बाद फिर बात करते हैं आर्टिकल 58 की। 58 जो कि बात करता है क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन, हाँ क्वालिफिकेशन की बात करता है। क्वालिफिकेशन यानी कि
राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी जरूरी है। तो भारत के राष्ट्रपति होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट योग्यता जो है, सबसे पहला जो है वो है कि आपको इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा, सिटीजन ऑफ इंडिया। पहले आप सिटीजन ऑफ इंडिया होइए, उसके बाद चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ने के बाद अगर आप जीत जाते हैं राष्ट्रपति का चुनाव तो आप फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हो जाइएगा। तो क्वालिफिकेशन में सबसे पहला है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना आपका जरूरी है। उसके बाद आपको 35 ईयर्स का एज पूरा कर लेना जरूरी है, आपको 35 ईयर्स का एज पूरा होना चाहिए। इसके बाद जो थर्ड क्राइटेरिया बताया गया है उसमें ये बताया गया है कि आपको लोकसभा के मेंबर बनने जितना योग्यता होना चाहिए, लोकसभा के मेंबर बनने जितना आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, तो आप प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये हो गया आर्टिकल 58। इसके बाद फिर बात आती है आर्टिकल 60। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन्हीं की बात करें, एक एक अगर आर्टिकल को पढ़ेंगे तो ये वीडियो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ये ऑलरेडी काफी बड़ा हो चुका है। आर्टिकल 60 की बात करें तो ये बात करता है ओथ की, ओथ यानी कि शपथ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे ये बात करता है आर्टिकल 60। राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को उनका ओथ अफर्मेशन करवाते हैं। कहाँ लिखा गया है? आर्टिकल 60 में। इसके बाद एक बात ये भी है, अक्सर ये भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, यदि राष्ट्रपति के चुनाव में हारे हुए उम्मीदवार को किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत है तो वो इसके लिए कहाँ अपील कर सकते हैं? तो इसके लिए वो अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ अपील कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट, देश के सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। और ये बात बताया कहाँ पे गया है? आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 में बताया गया है कि यदि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी व्यक्ति को गड़बड़ी की शिकायत हो तो वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 71 में जो शक्ति दिया गया है इसका प्रयोग करके अपील कर सकते हैं। ये तो सारी बातें हो गई आपके राष्ट्रपति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। अब हम बात करेंगे कुछ एक हिस्टोरिकल, जो कंपटीशन में कई बार पूछे जाते हैं कि कौन से राष्ट्रपति सबसे अधिक शासनकाल में रहे, कौन से राष्ट्रपति सबसे अधिक दिनों के लिए पोस्ट पे रहे, कौन निर्विरोध जीते, कौन सबसे कम आयु के लिए जीते। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग बात करेंगे। इससे पहले हमको थोड़ा सा बोर्ड साफ करना पड़ेगा। आपको अगर कुछ जरूरी का लगे तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने राष्ट्रपति से जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जाना। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिन्हें आपको याद रखने जरूरी हैं, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। अभी मैंने इम्पीचमेंट के बारे में बताया, तो इम्पीचमेंट के बारे में मैंने बता ही दिया था। इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 में बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाना है, और इसके लिए ग्राउंड बताया गया है वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं इनके नियुक्ति यानी कि इनके अपॉइंटमेंट का कार्य भी होता है राष्ट्रपति के पास ही। इनको शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, और जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि जितने भी अलग मंत्री होते हैं उन सभी का नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। इन सबों का नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, बट एडवाइस पर प्रधानमंत्री के। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस, गवर्नर, इन सब की नियुक्ति का काम भी राष्ट्रपति के पास ही होता है, और गवर्नर को हटाना भी, उनको ट्रांसफर करना भी, ये सब काम भी राष्ट्रपति का ही होता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन लोगों का शपथ भी भारत के राष्ट्रपति ही कराते हैं। इसके अलावा वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति ही करते आए हैं, और इन्हीं का काम है ये करना भी। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति या फिर वित्त आयोग में जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति का कार्य भी प्रेसिडेंट के पास ही होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको निश्चित रूप से याद होने चाहिए। इसके बाद हाई कोर्ट के जो जितने भी जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो रेजिग्नेशन होगा, मतलब उनका जो इस्तीफा होगा, इसका काम भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। मतलब इनका रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट ही एक्सेप्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा समय के लिए जो आज तक के इतिहास में राष्ट्रपति रहे हैं वो रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति चुना गया था। ये इलेक्ट नहीं हुए थे, ये चुने गए थे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा। और ये 26 जनवरी 1950 से अपने पद को संभाले थे, और ये 12 मई 1952 तक चुने हुए राष्ट्रपति रहे थे। इसके बाद इलेक्शन हुआ था, उसके बाद फिर ये जीत गए थे, तो 2 बार ये थी, उसके बाद राष्ट्रपति बने थे। सबसे कम समय के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे थे राष्ट्रपति। इनकी डेथ इनके अपने राष्ट्रपति रहते हुए राष्ट्रपति के पोस्ट पे ही हो गई थी। इसके बाद आज तक ऐसे 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिनकी मृत्यु उनके राष्ट्रपति काल में ही हो गई।
इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, इन तीनों पोस्ट को संभालने वाले भारत के इतिहास के एकमात्र व्यक्ति थे, वो थे वीवी गिरी। वो जो मैंने पिछले वीडियो में थोड़ी देर पहले अभी जो मैंने बताया था कि एक बार स्थिति ऐसी आई कि जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए, और फिर दिक्कत ये हुआ कि अब वो इस्तीफा दे तो किसको दे। उस समय यही थे, वीवी गिरी ही थे उस समय वाइस प्रेसिडेंट, जो कि एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे, और बाद में इलेक्शन हुआ था तो ये जीत भी गए थे, तो ये प्रेसिडेंट भी बन गए थे। इसके बाद एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो निर्विरोध चुनाव जीते थे वो थे नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी 1977 में निर्विरोध चुनाव जीत गए थे, और ये इससे पहले निर्विरोध जीतने से पहले एक बार हार भी गए थे। ये हार गए थे 1969 में, और उसके बाद जब अगली बार लड़े 1977 में तो ये निर्विरोध जीत गए। नीलम संजीवा रेड्डी सबसे कम आयु के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति थे। उसके बाद अगर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे राष्ट्रपति की बात की जाए तो वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति की बात की जाए तो वो थे ज्ञानी जैल सिंह, जो कि 7वीं पास थे मात्र, और ये राष्ट्रपति बनने से पहले गृह मंत्री भी रह चुके थे देश के। और इसके बाद एकमात्र महिला जो कि राष्ट्रपति बनी थी वो थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो इस प्रकार से आपने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जाना। और इसमें एक बात ये भी है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जब बात कर ही रहे हैं तो ये भी जान लीजिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1960 में एक बार ये स्टेटमेंट दिया था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सारे बातों को मानेगा ही। ये बात कहाँ पे लिखा हुआ है? मतलब उस समय ये था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री के बीच बहुत ज़्यादा बनती नहीं थी। बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बनता था क्योंकि आप हमारे अभी आपने इस पूरे जब प्रेसिडेंट के सारे लेक्चर्स को देखा है जिसमें आपको समझ आ गया होगा कि प्रेसिडेंट सिर्फ नाम मात्र के ही प्रधान है, रियल प्रधान है प्राइम मिनिस्टर। मतलब प्राइम मिनिस्टर जो भी लेटर इनके पास भेजते हैं उनमें प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ता है। याद रखिएगा कि सारा फैसला लेते हैं प्राइम मिनिस्टर ही, लेकिन बिना प्रेसिडेंट के साइन के वो होता नहीं। मतलब कोई भी कानून बनेगा, ठीक है, प्रेसिडेंट ने बना दिया, प्रेसिडेंट ने कह दिया, अब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, प्राइम मिनिस्टर ने बना दिया, लेकिन ये तभी इनएक्ट होगा जब तक कि प्रेसिडेंट का उस पर साइन ना हो जाए। तो ऐसा होता था कि सारे फैसले लेने के बाद प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता था कि इस पर साइन कर दीजिए। तो प्रेसिडेंट तो नॉमिनल हेड थे, तो उसी सारी बातों को देखते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक बार 1960 के अपने स्पीच में ये कह दिया था कि ये बात कहाँ लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को प्रधानमंत्री की या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हर एक बात माननी ही पड़ेगी। ये बात उनकी मजबूरी है कि उनको माननी ही पड़ेगी। ऐसा कहाँ लिखा है? तो ये लाइन बोलते ही आर्टिकल 53 आपने इस वीडियो में पढ़ा है। आर्टिकल 53 जो कि बात करता है कि प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड होंगे, लेकिन ये काम करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। इसके आगे एक प्रश्न चिन्ह लग गया कि अगर भारत के राष्ट्रपति ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा कहाँ लिखा है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 53 पे सवाल खड़ा हो गया कि वहां पे तो फिर इसको देखते हुए क्या किया गया, आगे चल करके मैंने 42nd अमेंडमेंट की बात की थी अभी थोड़ी देर पहले। तो जब 42nd अमेंडमेंट किया गया, 42nd अमेंडमेंट जो कि 1976 में किया गया था, तो 1960 में जो ये सवाल उठा कि ऐसा कहाँ लिखा है कि प्रेसिडेंट को हर एक बात पीएम की माननी ही पड़ेगी, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। इस तरह के जो विवाद उत्पन्न हुए, इसका आंसर मिला 42nd अमेंडमेंट में 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने, जब आर्टिकल 74 में ये क्लियर कर दिया, 74(1) में ये क्लियर कर दिया कि प्रेसिडेंट को पीएम की हर एक बात माननी पड़ेगी जो कि कंसेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा भेजा जा रहा है। उन हर एक बात को प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा जो कि प्राइम मिनिस्टर भेज रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बात करके। तो 1960 के सवाल का जवाब यहाँ मिला। लेकिन मजे की बात यहाँ पे ये है कि 1977 में जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी, आपको पता है 1977 में जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी वो इसी बात का वादा करके बनी थी कि उसने ये कहा था कि 1976 में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए गए हैं, 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट किए गए हैं और इसमें जो भी गलत फैसले लिए गए हैं उन सबको वो वापस ला देंगे, ऐसा वादा करके जनता पार्टी बनी। आपको पता होगा 42nd अमेंडमेंट में काफी कुछ चेंजेस किया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशियल रिव्यू के पावर थी ये भी खत्म कर दिया गया। मतलब संसद जो कानून बनाएगी उसको सुप्रीम कोर्ट देख ही नहीं सकती वो सही है कि गलत, इस पावर को भी खत्म कर दिया गया था। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन के खिलाफ था, तो ये तो गलत होना ही था। तो 1977 में जनता पार्टी ने इसी बातों का वादा करके सत्ता में आया।
तो जब ये सत्ता में आए तो इनके ऊपर फिर यही बात था कि प्रेसिडेंट के ऊपर जो ये पाबंदी लगाया गया है 74(1) का, इसको क्या किया जाए। जनता पार्टी ने थोड़ा सा चेंजेस किया। उस समय की, अगर इंदिरा गांधी के समय की सिचुएशन की बात करें और अगर आज के सिचुएशन की बात करें तो आपको लगभग स्थिति बराबर ही मिलेगी। थोड़ा सा अंतर ये हुआ, जनता पार्टी ने ये संशोधन कर दिया कि चलो ठीक है, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ बात करके जो कुछ भी आपको भेजेगा, जो आज तक आपको हर बार साइन करना ही पड़ता था, ये आपकी बाध्यता थी, ये बाध्यता तो आपके ऊपर रहेगी ही, लेकिन हाँ आपको ये छूट दिया जा रहा है कि अगर कोई बिल या कोई भी एक्ट आपके पास आता है तो आप उसे रिटर्न कर सकते हैं वापस। लोकसभा का है लोकसभा, राज्यसभा का है राज्यसभा, आप इसको वापस भेज सकते हैं हाउसेस में कि आप इसको एक बार दोबारा से देखिए, ये सही है गलत है। अगर आपको डाउट लग रहा है प्रेसिडेंट को तो आप इस बिल को वापस भेज सकते हैं दोबारा से रिव्यू करने के लिए। और अगर दोबारा में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये कह दे कि नहीं नहीं बिल सही है, आप इस पर साइन कीजिए, तब आपको साइन करना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये हो ना हो बात वही है, प्रेसिडेंट आज भी नॉमिनल हेड ही है, इनकी मजबूरी आज भी बनी हुई है कि इनको साइन करना ही पड़ेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि आपने आज जाना प्रेसिडेंट के इस दोनों पार्ट में। उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं। फिर हम जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू। और एक और इम्पोर्टेंट बात, लीगल स्टडी बाय सचिन, अगर आप इस चैनल पे अभी तक इतने देर तक वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप आ ही गए हैं, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, है ना। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।